अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शजरिया सुन राउंडअप में आपको खुशामदीद। नाजरीन, पाकिस्तान की सियासत इस वक्त एक नए भंवर में दाखिल होती दिखाई दे रही है। एक ऐसा भंवर जिसमें न सिर्फ वफाक और सूबों के दरमियान तनाव बढ़ रहा है, बल्कि रियासती इदारों, अदलिया, सियासत और अवामी एतमाद के दरमियान फासले भी खतरनाक हद तक गहरे होते जा रहे हैं। गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान सियासी मंजरनामा जिस तेजी से तब्दील हुआ है, वो आने वाले दिनों में किसी बड़े आईनी और सियासी तसादुम की तरफ इशारा कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने वफाक को दो टोक चैलेंज देकर सियासी दर्जा हरारत मजीद बढ़ा दिया है। उनका कहना है कि अगर हिम्मत है तो गवर्नर राज लगा कर दिखाएं। इस बयानिए को पीटीआई की मरकजी क़यादत बशमूल बैरिस्टर गौर, सलमान अकरम राजा और असद कैसर की जानिब से भी मुकम्मल ताकत के साथ तकवीयत मिल रही है, जो गवर्नर राज की किसी भी कोशिश को न सिर्फ गैर आईनी बल्कि खतरनाक करार दे रहे हैं। इसी दौरान 9 मई GHQ हमला केस में अहम पीटीआई रहनुमाओं को इख्तियारी करार दिए जाने और उनकी जायदादें जब्त करने के अहकामात ने पीटीआई की कानूनी मुश्किलात में एक नया बाब खोल दिया है। इन रहनुमाओं में शिबली फराज, उमर अयूब, कवल शोजब, शेख राशिद शफीक और जरताज गुल शामिल हैं। अडियाला जेल के बाहर इमरान खान से मुलाकातों की इजाजत पर पैदा होने वाला तनाज़े, कारकुनों के एहतजाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की सख्ती, ये सब इस तासुर को मजीद गहरा कर रहे हैं कि सियासी महाजराई अब मुकम्मल अदारा जाती सतह पर मुंतकिल हो चुकी है। आज तकरीबन एक माह बाद इमरान खान से मुलाकात के लिए अज़मा खान को मुलाकात की इजाज़त दी गई। इन तमाम हालात के बीच 28वीं आईनी तरमीम की मुमकिन वापसी की बाज़गश्त और निज़ाम के स्ट्रक्चर में बड़ी तब्दीलियों का मुमकिन होना मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा कर रहा है। क्या तहरीक इंसाफ के पास एहतजाज और मुज़ाहमत के सिवा कोई रास्ता मौजूद है? अगर 28वीं तरमीम में निज़ाम की तब्दीली हुई तो तहरीक इंसाफ इसको कैसे काउंटर करेगी? तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन समेत कोई भी अपोजिशन इत्तेहाद हुकूमत के खिलाफ टफ टाइम क्यों नहीं दे पा रहा? इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर सियासतदान और साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी साहब। सर, आपको वेलकम करती हूँ सुनो राउंडअप में। फवाद साहब, गुज़श्ता चंद दिनों से कुछ ऐसी शख्सियात जो इस सिस्टम का हिस्सा हैं और बड़ी सीनियर पोजीशंस पर हैं, उनकी जानिब से मौजूदा माशी निज़ाम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा था। SIFC के नेशनल कोऑर्डिनेटर लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अहमद ने कहा कि मुल्क के पास कोई वाज़ेह मुआशी तरक्की का कोई रोड मैप मौजूद नहीं। फिर गवर्नर स्टेट बैंक ने भी एक इजलास में कहा कि पाकिस्तान का जो मौजूदा तरक्याती मॉडल है वो 25 करोड़ आबादी का बोझ उठा ही नहीं सकता। इसके फौरी बाद ये खबरें आना शुरू हुई कि सिविल मिलिट्री ताल्लुकात इतने आइडियल नहीं है जितने दिखाई दे रहे हैं। हाउ डू यू सी दिस होल पॉलिटिकल सिनारियो? क्या ये सब बातें लिंक्ड अप हैं और क्या वाकई कुछ रिफ्ट्स मौजूद हैं या फिर बस एक क्यास राई हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि ये तो बड़ी खुशाइन बात है, अल्लाह का शुक्र है कि हुकूमत के इस सतह के ऊपर, यानी SIFC और स्टेट बैंक की सतह के ऊपर उनको ये एहसास हुआ है कि पाकिस्तान की मईशत डूब रही है। पहले तो जो 2-2.5 साल गुजरे हैं उसमें हम तो यही सुन के थक गए थे ना कि अब इतने डॉलर आ जाएंगे, इधर से इतना हो जाएगा, इधर से उतना हो जाएगा, तो सत्य खैरे हैं। लेकिन ये जो अब रियलाइजेशन हुई है ये हकीकत के बहुत करीब है। और आपको पता है कि आपके भी प्रोग्राम में, बाकी जगहों पे, हर जगह पे मैं ये बात कर रहा था कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि हमारी जो लोअर मिडिल क्लास है स्पेशली, और मिडिल क्लास 50,000 रुपए से 3-3.5 लाख रुपए कमाने वाले जो महीने के लोग हैं, उनकी कमर टूट गई है। उनको समझ नहीं आ रहा उन्होंने जिंदगी कैसे गुजारनी। और वो सफेद पोश तबका सैलरीड क्लास है, जिसमें किसान हैं, जिसमें ताजर हैं, ये वो लोग हैं जिनको एक्चुअली हुकूमत को सहारा देने की जरूरत थी। ओवरसीज पाकिस्तान में डॉलर इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं, जिसके नतीजे में आपका रियल एस्टेट सेक्टर बैठ गया है, आपका छोटी इंडस्ट्री बैठ गई है। और ये वो बातें हैं जो कि हम आप लोग जो है ये जो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, जो आपके स्टाफ में लोग हैं, आपके कैमरे के ऊपर लोग हैं, ये वो सारे लोग हैं जो ये बातें महसूस कर रहे हैं। और अगर आप SIFC को और इनको ये एहसास हुआ है तो बड़ी अच्छी बात है। आप इस तरफ इकदाम करने की जरूरत है। देखिए, और कोई भी कदम, सबसे अहम कदम यह है कि आपकी सियासत का टेम्परेचर नीचे आए। अगर आप सियासत को उबाले पे रखेंगे, हर वक्त यहाँ पे ये होगा, अभी ये हो जाएगा, कल ये हो जाएगा, परसों ये आ जाएगा, ऐसे में इकोनॉमी नहीं आगे चल सकती।
सो पाकिस्तान का जो क्राइसिस है, पाकिस्तान का जो बहरान है, उसकी बड़ी एक वाज़ेह वजह है, और वो वजह पाकिस्तान का पॉलिटिकल टेम्परेचर है। इसको नीचे लाएंगे तो पाकिस्तान की मईशत की तरफ ध्यान जाए। बिल्कुल सही। और सर बज़ाहिर तो 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के बाद हुकूमत बड़ी कंफर्टेबल है, ऑब्वियसली अपोजिशन को भी बड़ा कॉर्नर्ड कर दिया गया है, वो भी उस तरह से प्रेशर डेवलप नहीं कर पा रही। लेकिन ये मईशत कितना बड़ा चैलेंज साबित हो सकती है आइंदा आने वाले दिनों में इस हुकूमत के लिए? देखिए जी, सियासत भी बहुत बड़ा चैलेंज है, मईशत भी बहुत बड़ा चैलेंज है। अपने सारे सियासी मुखालफों को जेल में रख देने से इस्तेहकाम नहीं आ जाता। आपको जो लोग होते हैं उनको साथ चलाना होता है, और जो पॉलिटिकल सोसाइटीज होती हैं, जो मॉडर्न गवर्नमेंट्स होती हैं, वो पोजीशन को भी स्टेक्स देती हैं। ये तो नहीं कि आप अपने सारे मुखालफों को जेल में डाल दें, जेल और मुल्क को कब्रिस्तान बना दें और कहें कि जी यहाँ पे तो बड़ा अमन है। जिस तरह से अफगानिस्तान में तालिबान कहते हैं कि जी बड़ा जी यहाँ तो क्राइम ही कोई नहीं है, तो क्राइम क्या होना है जब वहां पे कोई चीज ही नहीं है। वहां पे क्या ना बैंक है, ना कोई प्रॉपर्टीज है, ना कुछ है, तो वहां पे क्या क्राइम होना है। तो अगर आपने कब्रिस्तान के अंदर क्राइम ना होने के ऊपर खुश हैं, तो फिर तो ये तो कोई कामयाबी नहीं है ना। सर आप तो कब्रिस्तान कह रहे हैं, लेकिन मरीम नवाज साहिबा तो कहती है अभी रिसेंटली जो ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं उनमें वो कहती हैं कि ये तो हमारा रेफरेंडम था, ये इलेक्शंस नहीं थे बल्कि रेफरेंडम था, हमारी कारकर्दगी पे हमें वोट्स पड़े हैं। देखिए, वो तो अगर कोई बंदा ना मानने पे आए तो बंदा क्या कह सकता है। अगर इलेक्शन लड़े ही सिर्फ वो खुद हैं, और अगर पहलवान ही अखाड़े में सिर्फ एक था, तो आप उसको क्या कहेंगे कि वो क्या उसका नतीजा होगा। जाहिर है कि वो एक अहमकाना बात है। फैक्ट इज कि अगर 65% लोगों ने 8 फरवरी को इमरान खान को वोट दिए थे, इस वक्त इलेक्शन हो 75% लोग इमरान खान को वोट देंगे। और पाकिस्तान के अवाम का जो लीडर है वो तो इमरान खान है। जब तक आप सियासी हल में इमरान खान को शामिल नहीं करते, पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो तलातुम है वो बरकरार रहेगा, और उसके नतीजे में पाकिस्तान की मईशत जो है वो भी किसी किनारे नहीं लग सकती। तो ये चीज है जिसको, जो बुनियादी तौर के ऊपर जिसको समझने की जरूरत है, एंड आई थिंक दैट इज ओनली वे फॉरवर्ड। बिल्कुल सर, सीडीएफ के नोटिफिकेशन के हवाले से भी बहुत सी क्या सराहियाँ की जा रही हैं, ऑल्दो हुकूमत इसे डिनाई नहीं करी, और दूसरा ये कि लेकिन गुज़श्ता दिनों से जो इवेंट्स हो रहे हैं वो इसे मज़ीद सस्पिशियस बनाते हैं। शहबाज शरीफ बहरीन से लंदन गए, फिर उन्होंने वहाँ स्टे तवील कर लिया, फिर वो इस्लामाबाद आने की बजाय लाहौर नवाज शरीफ से मुशावरत के लिए गए, और हुकूमत ने खुद इस प्रोसेस को कंट्रोवर्शियल किया। आपके ख्याल में डेडलॉक कहाँ है, और क्यों इस पर बात करने का इवन मौका भी दिया गया? देखिए, कोई इन्फॉर्मेशन मेरे पास है नहीं, तो जो इन्फॉर्मेशन नहीं है तो उस पर मैं बात कर नहीं सकता। आई डोंट नो जो असूली तौर के ऊपर आइन सर आपका एनालिसिस क्या कहता है, उसके बाद जो इम्प्लीमेंटेशन है उसकी, उसमें डिले कोई वजह, कोई तुक समझ नहीं आ रही है। और अभी तक सच्ची बात यह है कि ये ऐसे ही मामला चल रहा है। वी डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन। सर आपको याद होगा, बल्कि आप खुद इस प्रोसेस का हिस्सा भी थे, और कल असद उमर साहब ने भी एक्सपर्ट पोस्ट में लिखा कि जब वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ जनरल बाजवा के दरमियान DJISI की तकर्री के मामले पर इख्तलाफ हुआ, तो वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद शाह महमूद कुरैशी और मैं एक साथ चल रहे थे, तो मामला बज़ाहिर हल हो चुका था। मगर शाह महमूद कुरैशी ने कहा था उन्हें कि असद जी दरार तो पड़ गई है। तो क्या आपको लगता है बज़ाहिर दरार पड़ गई है, वन पेज अब वन पेज नहीं रहा, या ये सिर्फ ऐसी क्या सराही हैं, exaggerations है? Again, frankly, I have no information। और सर आपकी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, लेकिन सर आपको कोई ना कोई सर आपका, आप ऑब्वियसली आप गहरी नजर रखते हैं पूरी सिचुएशन पे, आपका एनालिसिस तो डेफिनेटली होगा ना? इसलिए आप एनालिसिस तब करते हैं ना जब आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन हो। तो अभी हमारे पास इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, सिर्फ यही एक सस्पिशन है, लोगों को समझ नहीं आ रही कि जब आपने 27वीं तरमीम इतने शदोमत से की, इतना जोर लगा के की, तो फिर आप उसके ऊपर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर पा रहे? और अगर इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे तो उसकी क्या वजूहात हैं? सो चूंकि इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है तो हम एनालिसिस कर नहीं सकते। सो लेट्स सी, आपको भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिले तो हमें बताएं, हमें मिलती है तो आपको बताएं।
नाजरीन, वक्त है छोटी सी ब्रेक का। देखते रहिए सुनो राउंड। वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। तो नवाज शरीफ भी तो एक लंबे अरसे से खामोश थे, फिर वो अचानक मंजरे आम पर आए और उन्होंने फिर एहतसाब का मुतालबा कर दिया। यकीनन उनका इशारा कुछ जजेस और उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट की तरफ था। तो अगर मैं ये एक क्लू लूँ तो फिर क्या हम कह सकते हैं कि मामलात कहीं कोई गड़बड़ हो रहे हैं? इशारे ही होते हैं ना सर। देखिए, नवाज शरीफ साहब ने जो बात की है वो तो जाहिर है कि जनरल बाजवा साहब को, जनरल फैज को, उसके बाद साकिब निसार साहब को, आसफ सईद खोसा साहब को, इन सबको ही उनसे वो बदला लेना चाहते हैं। और नवाज शरीफ ने पिछली दफा भी इसी तरह किया था। लेकिन फ्रेंकली इस तरह तो सिस्टम आगे चलते नहीं है। रिवेंज बेस्ड पॉलिटिक्स, हमारे साथ भी बड़े जुल्म ज्यादतियां हुई हैं, लेकिन अगर हम हर वक्त इसी में पड़े रहेंगे कि हमने अपना बदला ही लेना है, तो फिर तो देखें हम फंस जाएंगे, आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो मेरा तो ये ख्याल है कि हमें बड़े दिल का मुजाहरा करना चाहिए। इमरान खान से बैठें, उनकी बात पॉइंट को, जो उनका जायज हक है वो उनको दें, चीजें थोड़ी स्मूथ करें, टेम्परेचर नीचे लेके आए और बदलों की पॉलिटिक्स को हम पीछे करें और पाकिस्तान को आगे बढ़ाएं। और स्पेशली जो एनडीयू में आर्मी चीफ ने जो बातें कही हैं, स्पेशली डेवोल्यूशन को लेके, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। और आई थिंक अगर पाकिस्तान को हमने रीस्ट्रक्चर करना है, गवर्नेंस को रीस्ट्रक्चर करना है, तो द ओनली वे फॉरवर्ड इज कि हम उसको उसी मॉडल पे वापस जाएं जो परवेज मुशर्रफ साहब लेके आए थे और फिर जनरल इशफाक परवेज कियानी और आसिफ जरदारी साहब ने मिलके उसको खत्म किया था। यानी लोकल गवर्नमेंट्स का जो सिस्टम परवेज मुशर्रफ ने बनाया, उसको जिस तरीके से खत्म किया गया, उसका बहुत नुकसान हुआ पाकिस्तान को। तो हमें अगर डेवोल्यूशन की बात करनी है, इख्तियारात की तकसीम की बात करनी है, तो फिर हमें वापस उसी मॉडल पे जाना चाहिए जो परवेज मुशर्रफ साहब ने बनाया था। और आपस की जो रंजिशें हैं उनको थोड़ा कम करके ही हम इस तरफ आगे बढ़ सकते हैं। सर, आई होप कि उनको ये रियलाइजेशन भी हो। केपी में सर गवर्नर राज के हवाले से भी बड़ी चेमोगोइयां की जा रही हैं, लेकिन अब हुकूमती वुज़रा खुद ये कह रहे हैं कि गवर्नर राज का ऑप्शन जेरे गौर है। कुछ तो ये कह रहे हैं कि ये एक आईनी हक है, कोई मार्शल लॉ नहीं है। फैसल कुंडी साहब को भी हटाकर कुछ रिटायर्ड फौजी अफसरान के नाम भी बतौर गवर्नर सामने आए हैं। क्या हुकूमत इतना बड़ा रिस्क लेगी? क्योंकि एक ऐसा सूबा जिसकी हुकूमत को 4 करोड़ आवाम की हमायत हासिल है, वहां गवर्नर राज लगाएंगे तो रद्द-ए-अमल तो आएगा। देखो, या ये सिर्फ बस खींच रहे हैं? ऐसा होगा, मेरा ख्याल नहीं ऐसा होगा। उसकी वजह यह है कि एक तो गवर्नर रूल का जो 18वीं तरमीम के बाद आर्टिकल 234 में जो तब्दीलियां आई हैं, उसके बाद गवर्नर रूल लगना बहुत ही मुश्किल हो गया है। और सिंध और स्पेशली जो हाई कोर्ट होगी पेशावर, उसके लिए बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि वो जजेस भी तो वहीं पे उन्होंने रहना है। तो वो इतने ज्यादा लोगों की मुखालफत को कैसे इंडोर्स करेंगे? सो लाइकवाइज मेरे ख्याल में जो इस वक्त सुहेल आफरीदी ने जो बड़ी अक्लमंदी की है कि उन्होंने बड़े मामलात के ऊपर अपनी अपोजिशन को साथ लेके चले हैं, चाहे वो मौलाना फजलुर रहमान हो, हत्ता कि पीपल्स पार्टी को भी वो साथ लेके चले हैं। सो उनकी हुकूमत के ऊपर इस तरह का कोई हमला हुआ तो वो खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के ऊपर हमला तस्वर किया जाएगा और उसको कोई ना सिर्फ ये कि पज़िराई मिलना बड़ा मुश्किल है, उसकी रेजिस्टेंस होगी बड़ी ज़्यादा। और मेरा नहीं ख्याल कि वफाकी हुकूमत में लोग इतने अहमक हैं कि वो कॉन्सिक्वेंसेस के बगैर ही ये सारा काम जो है वो कर लेंगे। बिल्कुल। और वैसे भी इसी सूबे की फिर असेंबली से इसी आइन में लिखा हुआ है कि इंडोर्समेंट भी चाहिए होती है, तो ऑब्वियसली वो कैसे करेंगे? पीटीआई की 2/3 अक्सरियत है वहाँ पे। सर, आज तकरीबन 1 माह बाद इमरान खान साहब की बहन अज़मा खान की मुलाकात हो गई है फाइनली, और अब उन्होंने आके बताया है कि ही इज़ ऑल फाइन और ये सब ठीक है। उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? फाइनली आज मुलाकात हो गई है, लेकिन वज़ीर आला साहब की मुलाकात अभी भी ड्यू है और वो नहीं करा रहे। मुलाकात तो हुई है, लेकिन एक तो मुलाकात सिर्फ 20 मिनट हुई है, दूसरा यह है कि तीनों बहनों की मुलाकात करा दें, ये उनका आईनी ही नहीं, उनका इंसानी हक है। तो क्या वो उसमें हो जाएगा? फिर जो इमरान खान ने बताया है कि जिस तरह उनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया है जी, और उनको जो है वो बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा, और जिस किस्म के हालात उन्होंने बताए हैं, बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। आई मीन, आपका बदला पूरा ही नहीं हो रहा, कितना आपने और जो है वो करना है? अब 3 साल के करीब होने वाला है। इमरान खान तो पाकिस्तान के
इस वक्त जो कौम की रेजिस्टेंस है, उसका अगर कोई एक्सप्रेशन है, उसका कोई मान है, तो वो इमरान खान है। तो हम्म। आप उनको और कितना दबाएंगे और कितना आप जो है वो करना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल ही जुल्म के ऊपर तो नहीं उतरना चाहिए। सर तो आज तो मेरे ख्याल में बड़ा अनफॉर्चुनेट है जिस किस्म का सलूक उनके साथ हो रहा है। हम्म। और चलिए, अल्लाह का शुक्र है कि उनकी सेहत अच्छी है, सब सही है, लेकिन आई थिंक जिस तरीके से उनका साथ जो सलूक हो रहा है वो तो बड़ा अनफॉर्चुनेट। सर आज इंसानी दहशतगर्दी की अदालत ने भी शिबली फराज साहब को, उमर अयूब को, जरताज गुल समेत दीगर को मफरूर करार देकर उनकी जायदादें भी जब्त करने का हुक्म दे दिया है। वो भी जाती है, मुझे तो समझ नहीं आती कि देखो, शुरू आपने किया था मईशत से। अब हम्म। आप रोज हुकूमत ही अगर सियासत का टेम्परेचर जो है वो ऊपर बढ़ाती जाएगी, तो हम्म। मईशत कैसे ठीक होगी? तो हम्म। हमारी मेरी तो समझ से ही बाहर है कि इनको कौन एडवाइस कर रहा है कि आप। और फिर प्रॉब्लम ये है कि खौफ इतना है कि इमरान खान ने ये कह दिया तो क्या होगा, वो कह दिया तो क्या होगा। हम्म। तो जब तक आप अपने जो सियासत है उसका टेम्परेचर नीचे नहीं लाते, और इस तरह से आप पॉलिटिकल प्रिजनर्स को सजाएं सुनाना शुरू करेंगे अदालतों को इस्तेमाल करके, और वो हम्म। भी डमी अदालतों को, तो जाहिर है कि देखो इसका बड़ा नुकसान होगा। सो हम्म। अब हम और आप तो हर बात ही कर सकते हैं, और यही है कि कोई होश के नाखून लेने चाहिए और हमें पॉलिटिकल टेम्परेचर को नीचे लाने की सही करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। सर बिल्कुल करनी चाहिए। फिर अपोजिशन अलायंस के लिए भी तो मौलाना फजल रहमान साहब सबसे मोतबर नाम है। तमाम बातें उनकी पीटीआई के बयानिए से मेल खाती हैं, अगर वो बेशक मैंडेट की बात हो या ये तरमीम की बात हो, मगर क्या वजह है कि पीटीआई उनको अपनी सफ में नहीं ला पा रही, उस तहरीक का हिस्सा बनाए? बिल्कुल आपकी बात सही है, और मैं तो बहुत तवील अरसे से ये कह रहा हूँ कि पीटीआई को हम्म। एक अपोजिशन अलायंस की ज़रूरत है, हम्म। जहाँ पे वो एक अलायंस बना सकें और उसके मुताबिक जो है वो आगे जा सकें। सर आप लेकिन भी तो कोशिशें कर अनफॉर्चुनेटली रहे थे, कुछ आपकी कोशिशों में कोई ऐसा ब्रेक थ्रू होने की कोई हम उम्मीद रखें कि कोई शायद हुकूमत और पीटीआई में बातचीत हो जाए, कोई मामलात बेहतर हो? ये इनका हुकूमत के जो अपने मामलात हैं 17वीं तरमीम के और नई अपॉइंटमेंट्स के नोटिफिकेशंस के, ये हों तो फिर ही कोई बात होगी ना। हम्म। अभी तो हुकूमत अपनी उसमें इतनी फंसी हुई है। हम तो यही चाहते हैं कि मामला को आगे बढ़े, को टेम्परेचर को हम नीचे लेके आए, चीजें बेहतर करें, हम्म। लेकिन हुकूमत उसी में ही फंसी हुई। बिल्कुल सही। सर पीटीआई के जो सोशल मीडिया के हवाले से आपका बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ रहा है, और अब पीटीआई के अंदर से भी हम आवाज़ें देख रहे हैं कि वो उठ रही हैं। शेख वकास अकरम भी कह रहे हैं कि इसको कंट्रोल होना चाहिए सोशल मीडिया को। लीड कौन करता है? कोई पार्टी रहनुमा है या ये खुद साख्ता ही चला जा रहा है, किसी के कंट्रोल में नहीं, नहीं ये है? खुद देखिए ना, हुकूमत की एस्टैब्लिशमेंट का फेलियर ये है कि वो कोई अल्टरनेटिव नैरेटिव तो बना नहीं सके। हम्म। अब वो बाहर लोग बैठे हुए हैं, उनका सिर्फ गालियों के ऊपर उनको डॉलर मिल रहे हैं। हम्म। हुकूमत ने अपने में और अवाम में फासला इतना ज्यादा कर दिया है कि जो भी इस हुकूमत के ऊपर जितनी लीथल तनकीद करता है, उसकी रेटिंग्स उतनी बढ़ जाती हैं। हम्म। उसकी वजह से लोग बाहर बैठे हुए हैं, उनके ऊपर चूंकि कोई कानून वगैरह का उनको प्रॉब्लम नहीं है, उनको पैसे मिल रहे हैं, और वो जो है वो इसके ऊपर जो है वो लगे हुए हैं। सो नाउ अनफॉर्चुनेटली द प्रॉब्लम इज कि इन्होंने और भी फिर इन्होंने जो पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर सेंसरशिप्स की, हम्म। पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया पे ये सेंसरशिप्स की, तो उसके नतीजे में जो पाकिस्तान के अंदर लोग थे वो तो वैसे ही फारग हो गए, जी। और अब सिर्फ बचा है बाहर का मीडिया, और वो बाहर का मीडिया जो है वो गालियां निकाल रहा है बस, और कुछ कर नहीं रहा। तो सर बताइए आखिर में फिर इसका हल क्या है? किस तरह से ये पूरा जो सियासी पोलराइजेशन है इसमें कमी लेकर आए? ऑब्वियसली इस वक्त हुकूमत इक़्तिदार में है, जबकि हुकूमत की गलत पॉलिसियों और मईशत के मसाइल, बेरोजगारी के मामलात पर फिर उनसे पूछने वाली कोई अपोजिशन भी मौजूद नहीं है। उस तरह की अपोजिशन भी हम नहीं देख रहे। क्या हल है इसका? हाल एक ही है, हाल एक जी। ही है, आपको इमरान खान के साथ बैठना पड़ेगा। हाल एक ही अच्छा। है, इमरान खान की जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। हम्म। हाल एक ही है कि आपको अपोजिशन का यानी इमरान खान को उनका जायज हक जो है वो देना पड़ेगा। अगर आप इलेक्शन अभी नहीं करा सकते, जो नहीं करा सकते, तो चलें आप उसके ऊपर कुछ डिले कर लें, गुफ्तगू कर लें, सियासी कैदियों को रिहा करें, और खवातीन को रिहा करें, ताकि पाकिस्तान के अंदर एक माहौल पैदा हो, हम्म। गुफ्तगू हो सके, जिसमें टेम्परेचर नीचे आ सके, मईशत कुछ चले, और हम बैठ के पाकिस्तान के अगले सोल्यूशन की तरफ जानने की कोशिश करें। ये वाहिद हल है। अगर आपने 3 साल आपने लड़ लिया है, चले 2-3 साल और लड़ लें,
पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। वो इमरान खान ने तो एक कदम पीछे, ना वो हटे हैं ना वो हटेंगे। तो दोनों ही सर पे रिजिड ही हुए हैं। आपको क्या कोई निजाम में तब्दीली होती हुई नजर आ रही है आगे कोई तरमीम में नेक्स्ट? देखिए, जो डेवोल्यूशन की बात आर्मी चीफ ने की है, अगर ये हो जाए तो देखो ये तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा। लेकिन नवाज शरीफ और आसफ जरदारी के होते हुए इस तरह की डेवोल्यूशन होना मुझे लगता नहीं है। बट लेट्स सी, अब उन्होंने कहा है कि वो डेवोल्यूशन की तरफ जाएंगे, नए सूबे भी बनाएंगे, ये लोकल गवर्नेंस भी करेंगे। आई थिंक ये मेजर चेंज हो सकती है पाकिस्तान में अगर वो इस तरफ जाएं। क्योंकि देखें ना, इस वक्त सबसे बड़ी मुसीबत यही है कि आपके एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियारात और आपकी फाइनेंशियल पावर सारी चीफ मिनिस्टर की ज़ात में आके मुर्तकज़ हैं और उनसे आगे नहीं जा रही। और जब तक ये लोगों के पास नहीं जाता पैसा, लोगों के पास नहीं जाता इख्तियार, आप जो है वो कर नहीं सकेंगे किसी भी तौर के ऊपर, इसको आप बना नहीं सकते। सो दैट्स द प्रॉब्लम आई थिंक। तो लेट्स सी इसको कैसे आगे जाता है। बिल्कुल ठीक। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपने गुफ्तगू सुनी। वक्त छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो राउंड। वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। नाज़रीन, खित्ता बरसगीर और उसके गर्दोनवाह में एक बार फिर दहशतगर्दी, जुगराफाई कशीदगी और आलमी ताकतों की सफबंदी नई सिमतों में आगे बढ़ रही है। पाकिस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान बनों में होने वाला खूनरेज हमला, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर शुमाली वजीरिस्तान शाह वलीउल्लाह, 2 पुलिस एहलकार और एक ड्राइवर शहीद हुए। ये सब उस जानिब इशारा है कि मुनज़्ज़म दहशतगर्द नेटवर्क्स सरहद पार महफूज पनाहगाहों से अपनी कार्रवाइयां मजीद तेज कर रहे हैं। वहीं ताजिकिस्तान में अफगानिस्तान की जानिब से होने वाली ताज़ा शेलिंग में मजीद चीनी इंजीनियर्स की हलाकत ने पूरे खित्ते को हिलाकर रख दिया है। चंद रोज़ में चीनी शहरियों पर यह दूसरा हमला है और दोनों ही वाक़यात ने वस्ती एशिया, चीन और रूस को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अफगानिस्तान की हदूद से फूटने वाला तशद्दुद अब बराह रास्त इलाकाई तरक्याती मनसूबों को निशाना बना रहा है। इसी तनाजुर में आलमी जरीदे यूरेशिया रिव्यू ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में सख्त इंतबाह जारी किया है कि तालिबान के दौर में अफगानिस्तान बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द तंजीमों का सबसे बड़ा मरकज बन चुका है, जहां दाइश, खरासा, अल-कायदा, टीटीपी और वस्ती एशिया शिद्दत पसंद गिरोह सरहद पार हमलों के लिए मुकम्मल तौर पर आज़ाद है। ये गिरोह भर्ती, फंडिंग, प्रोपेगेंडा और सरहद पार हमलों की मनसूबाबंदी में मुलव्विस है। रिपोर्ट के मुताबिक ताजिकिस्तान में चीनी इंजीनियर्स पर होने वाला ड्रोन हमला इस बढ़ते हुए सरहद पार खतरे की वाज़ेह मिसाल है। अमरीकी शहर वाशिंगटन डीसी में 2 नेशनल गार्ड्स के कत्ल में भी एक अफगान बाशिंदे के मुलव्विस होने का इंकशाफ हुआ है, जिसके दहशतगर्द नेटवर्क से रवाबित थे। रिपोर्ट के मुताबिक दहशतगर्दी जो पहले सिर्फ पाकिस्तान को निशाना बनाती थी, अब पूरी दुनिया की जानिब फैल रही है। डेनमार्क की नुमाइंदा के मुताबिक तकरीबन 6000 टीटीपी दहशतगर्द अफगानिस्तान में मौजूद हैं, जिन्हें तालिबान हुकूमत की मुकम्मल मदद हासिल है। आलमी जरीदे का कहना है कि अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की मजमूई तादाद 13,000 से तजावज़ कर चुकी है। रिपोर्ट ने खबरदार किया है कि अगर आलमी और इलाकाई कुव्वतों ने फौरी और वाज़ेह हिकमत अमली ना अपनाई तो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि वस्ती एशियाई ममालिक और इलाकाई रियासतें बल्कि अमरीका, यूरोप और खलीजी ममालिक भी दहशतगर्दी की नई लहर से महफूज नहीं रह सकेंगे। इसी बढ़ते हुए खतरे के मुकाबले के लिए पाकिस्तान और चीन ने अपनी मुश्तरका इंसानी दहशतगर्दी मश्क वॉरियर 9 का आगाज़ कर दिया है। इन मशकों का बुनियादी मकसद सरहदी खतरात का मुकाबला, जदीद जंगी हिकमत अमलियों का इश्तराक और खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका मौक़िफ़ को मजबूत करना है। नाज़रीन, खित्ते में पाकिस्तान, चीन, रूस, सऊदी अरब और ईरान के बदलते हुए ताल्लुकात इस जानिब इशारा कर रहे हैं कि दहशतगर्दी के इस फैलते हुए दायरे के मुकाबले के लिए किसी नए सिक्योरिटी ब्लॉक की ज़रूरत बढ़ रही है। दहशतगर्दी की इन तमाम कार्रवाइयों का सुराग एक ही जानिब जाता है, अफगान सरजमीन, जहाँ से मुनज़्ज़म नेटवर्क्स फ़ाल हैं और जिनके रवाबित भारत की अंदरूनी पॉलिसियों और पाकिस्तान मुखालिफ मंसूबों तक फैले हुए हैं। मई की जंगी शिकस्त के बाद भारत के अंदरूनी बहरान, बढ़ती हुई इंतहा पसंदी और नई जारहाना हिकमत अमलियों ने पूरे खित्ते को मजीद गैर यकीनी की तरफ धकेल दिया है।
क्या अफगानिस्तान के खिलाफ खित्ते के बड़े मुमालिक का मुश्तरका ऑपरेशन नागुज़ीर हो चुका है? क्या पाकिस्तान से निकलकर चीन और अमेरिका तक पहुंचने वाली अफगान दहशतगर्दी अब दुनिया की आंखें खोल पाएगी? क्या सिर्फ अफगानिस्तान के खिलाफ कार्रवाई काफी है या उनके मास्टरमाइंड भारत के खिलाफ भी आलमी कार्रवाई जरूरी है? इन मौजूआत पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब। सर, आपको वेलकम करती हूँ सुनो राउंड अप में। खालिद चिश्ती साहब, आज के बन्नू के इलाके मीर इंशा रोड पर असिस्टेंट कमिश्नर शुमाली वजीरिस्तान की गाड़ी पर हमला हुआ, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर शाह वलीउल्लाह शहीद हो गए। जुलाई में बाजोड़ के असिस्टेंट कमिश्नर को शहीद कर दिया गया। फिर 2 दिन पहले बलूचिस्तान में एफसी हेडक्वार्टर पर खुदकुश हमला हुआ। हमारे ऑफिसर्स शहीद हो रहे हैं, हमने बॉर्डर भी बंद करके देख लिया है, लेकिन तालिबान रजीम कोऑपरेट करने को तैयार नहीं। क्या हतमी हल अफगानिस्तान के अंदर मैसिव स्केल पर एक क्लीन अप ऑपरेशन है? जी, बहुत शुक्रिया शदिया। देखिए, हमारा जो पास्ट हिस्ट्री है अफगानिस्तान के साथ वो हमें क्विकली देखनी पड़ेगी। देखिए, हमने फॉर्मली जो वीज़ा इन्फोर्स किया है अफगानिस्तान के साथ 2016 में किया है, सिर्फ 9 साल पहले। उससे पहले काफ़ी इतनी सख्ती बिल्कुल नहीं थी बॉर्डर पर। एक बात, बहुत सारे लोग आते जाते रहते थे, ट्रेड बहुत होता था, आपस में कोलैबोरेशन थी, फैमिलीज थी, बहुत ज़्यादा था। जब से हमने ये इन्फोर्स किया है, ज़ाहिर उसके बाद स्ट्रिक्ट तो हो गया, लेकिन फिर भी कोई 25,000 एवरेज गाड़ियां अफगानिस्तान की तरफ आती जाती हैं दोनों तरफ से। ये बहुत बड़ी तादाद है ट्रांसपोर्टेशन की। मैसिव सप्लाई गुड्स की भी होती थी, बहुत सारी और सप्लाई चेन्स की होती थी। तो इसकी गाब में आप नोट करें कि सारा ट्रेड नहीं होता था, बहुत सारी स्मगलिंग होती थी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती थी, इलीगल इमिग्रेशन आ जाती थी यहाँ पे। तो हमने इतने साल जो थोड़ा रिलैक्स रखा है वो उसकी अब कहना चाहिए कि अब फिजिकल शक्ल अब नजर आ रही है। बहुत सारे स्लीपर सेल्स होते हैं जो दुश्मन आपके इलाके में ऑलरेडी बना चुका होता है। ये वो जो दहशतगर्द है, मेरा मानना ये है कि ये नहीं होता कि ये अफगानिस्तान से आता है, जिस तरह आप कह रही हैं कि ये बॉर्डर सील कर दिए हैं फिर भी आ जाते हैं। तो ये पहले से जब दुश्मन आपके होते हैं वो स्लीपिंग सेल या स्लीपर सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं यहाँ पर अपने ऐसे एजेंट्स को जिनको टाइम आने पर ट्रिगर किया जाता है। बदकिस्मती से जाहिर है वो हमारे ही लोगों के अंदर मिलजुल कर रहते हैं। अब क्योंकि नेबरहुड वॉच वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, पुराने जमाने में आपको याद होगा कि एक गांव में कोई अजनबी आके रह ही नहीं सकता था, सोच ही नहीं सकते थे आपके कोई अजनबी आके रह ले जिसको लोग जानते ना हो। अब आपके साथ वाला घर बड़े शहरों में कौन आता है, क्या करता है, वो पता नहीं होता। तो हमारे ही इलाके में इन लोगों ने पेनिट्रेट किया हुआ है, हमारी ही सोसाइटी लोकेलिटीज में आकर रहना शुरू कर दिया है। उनकी ट्रेसेबिलिटी बहुत एक चैलेंजिंग काम है, पहली बात ये। और हमने हमेशा पनाह दी है, हम याद करा करा के थक गए हैं। एक और एलिमेंट जो इसके अंदर शजिया बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कि बदकिस्मती से अफगानिस्तान की हुकूमत अपने आप को हुकूमत के तौर पर डील ही नहीं कर रही। वो बेसिकली एक रजीम डील कर रही है, एक पावर हब के तौर पर डील कर रही है। अभी तक वो टेररिस्ट या वेपनाइज किस्म की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके हाथ में मुल्क का कंट्रोल भी आ गया, मेजॉरिटी, और सारे मुल्क का तो नहीं है। अगर कोई हुकूमत होती है तो वो स्टेट लाइक एक्ट करती है। स्टेट वो होती है जो इंटरनेशनल लॉज की पासदारी करती है, नेबरहुड का ख्याल करती है, बायलैटरल रिलेशंस को इंप्रूव करती है, पॉजिटिव ट्रेडिंग करती है, डॉक्यूमेंटेशन करती है इमिग्रेशन को। तो ये सारी चीजें तब होती हैं कि एक स्टेट दूसरी तरफ हो। जब ऐसा जत्था हो जो फोर्स की बुनियाद पर अपनी रिट कायम किए बैठा हो, जिसका पूरे अफगानिस्तान पर कंट्रोल ना हो, जिसकी मैनेजमेंट ना हो, उसकी डिप्लोमेटिक या गवर्नेंस या बिहेवियरल कैपेसिटी ना हो, तो जब आपकी इन सारी चीजों पर कॉम्प्रोमाइज हो जाता है तो फिर एक अनयूजुअल वॉर हो जाती है जिसको एक नाम नहीं दिया जा सकता। कन्वेंशनल है, बॉर्डर बंद करेंगे ठीक हो जाएगी, इमिग्रेशन सख्ती करेंगे तो क्या होगा। ये मल्टी डोमेन करना पड़ेगा, प्रेशर बिल्ड करना पड़ेगा, बाकी मुल्कों को जो हमारे नेबर्स हैं उनको भी शामिल करना पड़ेगा। तो हमें वे फॉरवर्ड ये है कि चाइना है, जैसे सऊदी अरब है, रूस ने ऑफर किया, इनको बुलाकर इकट्ठे बैठकर एक मॉरल प्रेशर ही सिर्फ बिल्ड किया जा सकता है। मिलिट्री लॉन्ग टर्म में गुरिल्ला वॉरफेयर का सोल्यूशन होता नहीं है, इसको एंगेजमेंट है फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। मेरा ख्याल है यही है। बिल्कुल। और सर, ये सारी डेवलपमेंट्स एक ऐसे वक्त में हो रही हैं जब चंद घंटे पहले पाकिस्तान और अफगानिस्तान के वफ्द के दरमियान सऊदी अरब में मुज़ाकरात हुए हैं। इससे पहले कतर और तुर्की ने मीडिएटर का किरदार अदा किया, लेकिन मामलात हल नहीं हुए। इससे पहले हमने खुद कोशिश की, सागदार साहब 3 बार अफगानिस्तान गए, मोहसिन नकवी अफगानिस्तान गए, लेकिन मामलात हल नहीं हुए। अब तो ऐसा लग रहा है जैसे जानबूझकर हमें वो प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कुछ ना कुछ इस सब में एक रिएक्शन दें। जी, उसी वजह से शजिया के इनको बेहतर बारगेनिंग चिप मिलती है, क्योंकि अब मई के वाक़े के बाद हिंदुस्तान बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है। इनको चिपिंग देने के लिए या एक ऐसे पैकेज या जिसको कहते हैं ना डील देने के लिए
जिसको ये एक्सप्लॉइट करते हैं। ये बुनियादी तौर पर अपनी इनस्टेबिलिटी के अंदर स्टेबिलिटी की तरफ नहीं कन्वर्ट करते, वो कन्वर्ट करते हैं अपॉर्चुनिटी की तरफ। यानी कि जितना अफगानिस्तान इनस्टेबल होगा, हमें बेहतर बार्गेन कहां से मिलेगी, वो इंडिया देने की पोजीशन में है। चले मैं एक और बात करता हूं, जैसे 2001 से लेकर में जो हुकूमत हटाई गई थी 2016 से लेकर 2001 तक जो अफगानिस्तान के में अंदर तालिबान की हुकूमत रही थी, पहली हुकूमत, उसके अंदर एक नहीं बल्कि 3 मुल्कों ने इनको रिकॉग्नाइज किया हुआ था। उसमें पाकिस्तान भी था, यूएई भी था, सऊदी अरब भी था। अभी आप देखिए सिवाय रूस के किसी ने नहीं इनको कबूल किया एज अ स्टेट। क्यों नहीं किया? जैसे मैंने कहा कि उनके गवर्नेंस ठीक नहीं है, उनके रूल्स बाय लॉज ठीक नहीं है, उनकी डिप्लोमेसी ठीक नहीं है, उनका बिहेवियर ठीक नहीं है, और वो अपनी कैपेसिटी नहीं दिखाते कंट्रोल करने के लिए। तो जब आप इतनी इररिस्पॉन्सिबल, मैं स्टेट नहीं कह रहा, जब ना इररिस्पॉन्सिबल आर्म्ड ग्रुप होंगे तो फिर लगा आपको आर्म्ड ग्रुप ही डील करेंगे, क्योंकि आप सिर्फ कैश एंड कन्वर्ट इनटू वैल्यू कर रहे हैं। उन लोगों के लिए हाथों में टूल बने हुए हैं जो आपको यूज कर रहे हैं। बदकिस्मती से देखिए, हमने तो आज का नहीं, अक्सर लोग बात करते हैं कि हमने सोवियत इन्वेजन से लेकर बहुत सारे हजारों अफगानों को मदद की जब वो महाजरीन होकर आ गए, हमने उस वक्त नहीं दी। एक और भी याद रखना चाहिए, हमें 73 से लेकर 79 तक 6 सालों के अंदर 6 हुक्मरान अफगानिस्तान के बदले थे सोवियत इन्वेजन से पहले। उसके अंदर वो बहुत सरदार दाऊद थे, तरकई थे, हफीजुल अमीन थे, नजीब थे, ये सब के सब हुकूमत में थे और कत्ल कर दिए गए या हटा दिए गए। उस वक्त इतना जुल्म हुआ था क्योंकि ये कम्युनिस्ट ओरिएंटेटेड हुकूमतें थी सारी की सारी। तो लाखों अफगानिस्तान के लोग उस वक्त भी आए थे, हमने उनको भी पनाह दी थी। तो हम तो पिछले 50 से 60 सालों से इनकी होस्टिंग कर रहे हैं। हमें और लोगों को डालना पड़ेगा और मुल्कों को डालना पड़ेगा। जैसे मैं नाम ले रहा हूं, चाइना बहुत बड़ा एक फैक्टर इसलिए प्ले कर सकता है कि इंडिया के मुकाबले में वो फाइनेंशियल इंसेंटिव वो भी दे सकता है। जो पहले ही वो दे रहा है, वो उनको कह रहा है कि हम आपको ट्रेन का रास्ता नॉर्थ की तरफ दे देते हैं, सी पैक में शामिल कर लेते हैं, चाबहार में हेल्प कर देंगे। मतलब बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में वो हेल्प करना चाह रहा है इनको फैसिलिटेशन करने के लिए। लेकिन क्योंकि इस वक्त यूनिलैटरल इंडिया बहुत बड़ा इंसेंटिव दे रहा है, उसकी वजह से आपने नोट किया कि हालात ठीक नहीं हो पा रहे। अमेरिका में हमने देखा है कि नेशनल गार्ड पर हमला हुआ, उसमें अफगान शहरी मुलविस निकला। फिर ताजिकिस्तान में 3 चीनी शहरियों पर ड्रोन अटैक हुआ, उसमें भी अफगानिस्तान मुलविस हुआ। न सिर्फ ये बल्कि ताज़ा शेलिंग में मजीद 2 चीनी शहरी हलाक हो गए। आलमी जरीदे यूरोशिया रिव्यू ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में अफगानिस्तान में बढ़ती हुई दहशतगर्द सरगर्मियों को दुनिया भर के अमन और इस्तेहकाम के लिए एक संगीन खतरा करार दे दिया है। इज़न्ट इट अ फैक्ट कि जब तक मौजूदा रजीम है तब तक ये मसाइल ऐसे ही रहेंगे? अफगानिस्तान हमारी इंटरनल कमजोरियों का भी फायदा उठाते हैं। वो समझते हैं कि अगर केपीके और बलूचिस्तान के अंदर जो क्रैक्स हैं और अगर लोगों में डेप्रीविएशन है, लैक ऑफ एजुकेशन है, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, कारोबार की वो सहूलतें नहीं है, तो वो ये मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि आप अंडर प्रिविलेज्ड है। हमें अपने इन हाउस भी करना पड़ेगा और लॉन्ग टर्म, और आज का नहीं है, हमारे 70-80 सालों से वो डेवलपमेंट बलूचिस्तान में नहीं हो पाती अनफॉर्चुनेटली जो बाकी सूबों में होती है। और इसी तरह केपीके पे भी वो डेवलपमेंट नहीं हो रही जो हमें अपनी इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। चले मैं हिस्ट्री से आपको एक रेफरेंस दे देता हूँ। अंग्रेज जब इस एरिया में थे, हिंदुस्तान में थे, तो अफगानिस्तान को उनको कैसे मैनेज किया था? वो खुद नहीं करते थे। ईयर 1800 में उन्होंने मुख्तलिफ रोल्स दिए हुए थे। कभी कोई खैबर राइफल था, कोई चित्राल स्काउट थे, चागी मलेशिया थे, साउथ वजीरिस्तान स्काउट थे। यानी स्काउट्स का मतलब ये होता था कि वो लोकल जो लैंडलॉर्ड होते थे, लोकल वडेरे होते थे, उनको अपनी एक मलेशिया या स्काउट बनाने की इजाजत देते थे। उन्हीं में से वो सरबराह चुनते थे। दूसरे लफ्जों में वो स्टेक होल्डर होते थे। ये 1800 की मैं बात कर रहा हूँ। फिर 1907 में वायसराय क्रूज थे यहाँ पे इंग्लैंड के, उन्होंने ये सबको अमलगमेट करके फ्रंटियर कोर बना दिया। फ्रंटियर कोर का भी यही मतलब था कि फौज से वो राब्ता, और आज भी फ्रंटियर कोर है। तो वो कहते क्या थे जनरल वायसराय? वो कहते थे लेट द ओनर्स ऑफ द लैंड बी द कीपर्स ऑफ द लैंड। जिसका मतलब यह है कि जो ओनरशिप है जी, वो ही अपना इलाका भी साफ रखें। अगर मैं आपके साथ करता हूं, आपके इलाके में कॉन्ट्रैक्ट करता हूं, डील करता हूं, तो फिर जिम्मेदारी लॉ एंड ऑर्डर करने की, दहशतगर्दी को कंट्रोल करने की, मैनेज करने की सबको ही आपकी होगी। तो वो लोकल लोगों को इनेबल करके उनको इन्वॉल्व करते थे, उनको स्टेक होल्डर बना देते थे। उनको पता होता था कि मैंने 500-5000 लोगों को या नौकरियां दी हुई हैं, तो मैंने अगर लॉ एंड ऑर्डर न रखी तो अंग्रेज मुझसे वो ये प्रिविलेज वापस ले लेंगे। जिसका मतलब ये है कि वो स्टेक होल्डर थे। तो 1907 से आज तक हमारी फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी है ऑलमोस्ट, आपने देखे 115 साल हो गए हैं।
तो हमें लोकल लोगों को, लोकल स्टेक होल्डर्स को, जिरगों को, उनको involve इन्वॉल्व करने की करके मेरा ख्याल है अपना इन हाउस करें, और उसके बाद जाहिर है उसी चीज को जिसको एक्सप्लॉइट करते हैं हमारी कमजोरियों को, वो भी डिनाई करेंगे इंशाल्लाह। और एक्सटर्नली भी हमें, जैसे मैंने अर्ज किया कि सोवियत यूनियन को एंगेज, रशिया को एंगेज करें, चाइना को एंगेज करें, सऊदी अरब को एंगेज करें, और एक बिल्ड करें एक महाज इनके खिलाफ कि ये एथिकली लो मॉरल वैल्यूज पर ऑपरेट कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक सर। अब वैसे भी तालिबान इंटरनली भी हम देखें तो काफ़ी हद तक डिवाइडेड है। काबुल और कंधार ग्रुप्स में तो वाज़ेह इख्तलाफात हैं, और अब जब चाइना, अमेरिका के साथ साथ अब सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ भी इसमें शामिल हो गई हुई हैं, इन्वॉल्व हो गई हुई हैं, तो इसका तालिबान रजीम पर कितना असर होगा? ये बिल्कुल आपने ठीक कहा कि तालिबान डिवाइडेड हैं, और अमन ना होने की भी वजह यही है। उसकी वजह ये है कि जो तालिबान है अफगानिस्तान के, टीटीए जो हैं, उनका सारा कंट्रोल नहीं है अफगानिस्तान पर। ये एक धड़े हैं, पावर हब्स हैं, हर एक के पास वेपनाइज्ड सोल्जर्स हैं, फुट सोल्जर्स हैं, जिसके पास ज्यादा है, जिसका इन्फ्लुएंस ज्यादा है, जिसके पास मॉडर्न वेपन है, वो कंट्रोल कर लेता है। अफगानिस्तान के तालिबान यही कर रहे हैं। नंबर 1, यहाँ पे तकरीबन 21-22 के करीब धड़े हैं। मेजर धड़े कंधारी ग्रुप 2 में डिवाइडेड है। एक कंधारी बहुत ज्यादा रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट है, जो हमें 1400 साल पहले भी वो मजहब नहीं पढ़ाया, वो इतने फैनेटिक हैं। एक निस्बतन कम है, वो थोड़े मॉडर्न है विद इन देम। फिर कंधार के अलावा काबुल का अपना ग्रुप है, फिर अहमद शाह मसूद का बेटा कर रहा है, फिर गुलबदीन हिकमतियार है। यानी ग्रुप सब ग्रुप्स हैं। और बाय द वे एक और मैं दिलचस्प बात जाहिर है जरूर मेंशन करनी चाहिए कि यहाँ बहुत सारे रीजनल मुल्कों की अपनी अपनी इंटरेस्ट भी हैं। बाय द वे हम ये नहीं समझना चाहिए कि जो हमारी मदद कर रहा है या जो टेबल पर बैठेगा उसका अपना एफिलिएशन कोई नहीं होगी। यहाँ हर मुल्क की, मैं नाम लिए बगैर कहूंगा कि यहाँ पे हर एक की अपनी अपनी एफिलिएशन है। कोई एक ग्रुप को सपोर्ट कर रहा है, कोई दूसरे ग्रुप को सपोर्ट कर रहा है। हिंदुस्तान में आप देखिए, एक आखिरी जुमला इंपॉर्टेंट इस बात पे ये है, हिंदुस्तान थ्रू आउट जब तक अमेरिकन यहाँ थे वो नॉर्दर्न अलायंस को सपोर्ट कर रहा था, अहमद शाह मसूद के बेटे को कर रहा था, अहमद मसूद कर रहा था। जो ही उन्होंने देखा कि तालिबान ने अब टेक ओवर कर लिया है, मई में इनको हिंदुस्तान को जो यहाँ से शिकस्त हुई या जो भी नतीजा निकला, उन्होंने अपनी सारी लॉयल्टी नॉर्दर्न अलायंस के साथ छोड़ के प्रेसिडेंट तालिबान के साथ कर ली। मुल्ला मुत्तकी को बुला लिया इंडिया, उनको दौरा कराया, खवातीन को प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी। और मुल्ला मुत्तकी वही थे जो 9 साल की उम्र तक पाकिस्तान रहते रहे थे। यहीं से जवान होकर पिछली हुकूमत में जो 1996 में तालिबान की बनी थी, इंफॉर्मेशन और कल्चर मिनिस्टर बने थे। तो वो तो सब कुछ उन्होंने भुला दिया, क्योंकि उन्होंने, जैसे मैंने कहा, कि फैसिलिटीज इतनी दी, उनको बार्गेनिंग टूल के तौर पे इस्तेमाल किया गया। इन्होंने भी किया, उन्होंने भी इसको फैसिलिटेट किया। तो जब तक ये स्टेक होल्डर एक दूसरे को पुश एंड पुल करते रहेंगे, मेरा ख्याल अमन नहीं हो सकेगा। हमें एक बिगर, जिसको कहते हैं एक यूनिफाइड अलायंस बनाना चाहिए, दूसरे मुल्कों को एंगेज करके रियलाइज कराना चाहिए कि ये रीजनल हमारे लिए खतरा नहीं है। आपने नोट किया ओवरऑल एग्जैक्टली, अब तो वेस्ट भी एग्जैक्टली अब तो उनकी भी पॉलिसी स्ट्रिक्ट होना शुरू हो गई है। यूएस में भी हम देख रहे हैं किस तरह से अब जितने भी अफगान वहाँ पे हैं उनके लिए वीजास की पॉलिसीज बड़ी स्ट्रिक्ट हो रही हैं। सर, एक और चीज़ पे बात करना चाहूँगी। श्रीलंका में बड़ा डेडली फ्लड आया है, सैकड़ों लोगों की जानें चली गई हैं, दर्जनों मिसिंग हैं। पाकिस्तान इमदाद भेजना चाहता है, 60 घंटे से ज़ायद हो गए हैं, कार्गो फ्लाइट्स तैयार हैं, लेकिन इंडिया की जानिब से जो ये हरकत की जा रही है वो क्लियरेंस नहीं दे रहा था। फिर भारत के पाकिस्तान के साथ तो ताल्लुकात वैसे ही ख़राब हैं, लेकिन अब जिस तरह की हरकतें की जा रही हैं, इसके क्या ऑप्टिक्स होंगे? खित्ते के दीगर ममालिक कैसे रिएक्ट करेंगे? देखिए, ह्यूमैनिटेरियन जो क्राइसिस होते हैं उनको तो कॉमन लेना चाहिए। हाँ। जब इंसान सोच कोई ऐसा हादसा हो जाता है जिसमें जाने जाएं, तो उसमें ये बॉर्डर्स और इन चीजों से हमें निकलना चाहिए। वो ग्रेस दिखानी चाहिए हिंदुस्तान को खास तौर पर। और अगर नहीं भी दिखाएंगे तो मैं आज का नहीं, बहुत सालों से ये फ्लड है। मेरी अपनी फैमिली के डॉक्टर थे जो श्रीलंका में पिछले फ्लड्स में गए हैं, साथ आर्मी के डॉक्टर थे, वो गए वहां पे, डिप्लॉय किया। हमारी इतनी गुडविल है वहां पर। मेरे अपने बहनोई डॉक्टर थे और वो वहां पे गए थे, और वो कहते थे कि वो लिटरली वहां के लोग हाथ चूमते थे जो पेशेंट्स और बच्चे, वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट थे, वो माँ बाप इतने खुश होते थे कि आप पाकिस्तान से आए हैं, हमारे बच्चों का इलाज करने के लिए यहाँ कैंप लगाकर बैठे हैं, इतनी हार्ड लाइफ फ्लड के अंदर खुद रिस्क लेके बैठे हुए हैं। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि श्रीलंका के लोग तो याद रखते हैं, बड़े एहसानमंद लोग होते हैं, और वो रियलाइज करेंगे कि हम तो करेंगे ही, लेकिन वो जरूर हिंदुस्तान का ये नेगेटिव जेस्चर याद रखेंगे कि जब हम पर क्राइसिस थी पाकिस्तान को इजाजत नहीं मिली थी। इतनी लंबा रूट नहीं है कि हमें ओवरफ्लाई किए बगैर हम पहुंच नहीं सकते श्रीलंका तक, ऐसा कोई मसला नहीं है। लेकिन जाहिर है दुनिया में आपने ग्रेसफुल बिहेवियर करना होता है। साइज बड़े होने से इज्जत नहीं मिलती, ग्रेसफुल होने से इज्जत मिलती है। बिल्कुल ठीक। सर, फ़लस्तीन के हवाले से भी इसहाक डार साहब ने गुज़श्ता दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम फौज भेजने को तैयार हैं, लेकिन हमास को गैर मुसल्लह नहीं करेंगे। इजिप्ट के वजीर खारजा भी पाकिस्तान के दौरे पर आए, उन्होंने फील्ड मार्शल से भी मुलाकात की। आप इस हवाले से क्या फोर्सी कर रहे हैं?
चलिए देखिए, जब ये मुआहदा हुआ था तो उस वक्त से जब भी मुझे किसी चैनल ने बुलाया तो मैं यही कहता था कि ये जो मुआहदा हुआ है ये बहुत अच्छा है, जानों की जो ज़िया हो रहा था वो रुक गया, इसमें तो कोई डिनाइल नहीं है। लेकिन मैं शक व शुबा जो एप्रीहेंशन मेरी यही थी कि ये क्योंकि यूनाइटेड नेशंस का एग्जीक्यूट किया हुआ नहीं है या ट्रिगर किया हुआ नहीं है, उनका इनिशिएटिव नहीं है, अमेरिका का है। तो जब यूनाइटेड नेशन चाहे जैसी भी है रही सही, जैसी भी यूनाइटेड नेशन इस वक्त रह गई है, जब वहां के सोल्जर उनकी यूनिफॉर्म की कैप पहनकर दुनिया में डिप्लॉय होते हैं तो उनके एक बायलॉज होते हैं, उनकी एसओपीज उनकी होती हैं, उनकी एम्पावरमेंट होती है, उनकी कंपनसेशन होती है जहां पे भी मिसहैप हो जाता है। लेकिन ये क्योंकि अमेरिका की थी, अभी उन्होंने करवा लिया यूनाइटेड नेशन से पास, तो बहुत अच्छा किया। लेकिन मैं अभी भी ये कहूंगा कि हमें किसी तरह एक्साइटिंगली जाना नहीं चाहिए जब तक बायलॉज क्लियर ना हो, रूल्स ऑफ द गेम ना हो। देखिए, हिंदुस्तान ने अभी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया पहलगाम वाला और सारी दुनिया के सामने एक नया तमाशा खड़ा कर दिया। कल को कौन सी गारंटी है कि पाकिस्तानी फोर्सेस हों और इजराइल खुद कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करा के पाकिस्तान और वो की सारा forces मलबा के against पाकिस्तान एक पे आ महाज जाए। खड़ा कर दे कि जी, तो नेगेटिविटी डेवलप करने में देर नहीं लगती। और एक जो गुडविल है वो हमारी मुसलमानों में, खास तौर पर हमास और जो लिबरेशन के लिए वो काम कर रहे हैं, उसके लिए बहुत ज्यादा हम सिंपैथेटिक हैं क्योंकि वो कॉज के लिए कर रहे हैं। अगर हम अपनी एक दफा खुदा न खास्ता किसी इल एक्ट से या मिस प्लानिंग से या फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की वजह से हम नहीं चाहेंगे कि गुडविल लूज करें। हमें एम्पावरमेंट का पता होना चाहिए, रूल्स का पता होना चाहिए, लिमिटेशन पता होना चाहिए और हमसे क्या तवक्को की जाती है वो जरूर पता होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक सर। आज एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने रिसालपुर में पासिंग आउट तकरीब से खिताब किया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, किसी ने हमारी अमन की ख्वाहिश को चैलेंज किया तो उसे मुंह की खाना पड़ेगी। हमारी खुद मुख्तारी को चैलेंज किया गया तो दुश्मन पाक फ़ज़ाइया को बहुत मजबूत और बेहतर तैयार पाएगा। इससे पहले हमने देखा कि इंडियन आर्मी चीफ की तरफ से कहा गया था कि ऑपरेशन सिंदूर तो सिर्फ एक ट्रेलर था। उसके बाद अब भी हम देख रहे हैं कि अफगानिस्तान और इंडिया से जुड़े अकाउंट सोशल मीडिया पर वॉर मॉन्गरिंग कर रहे हैं। क्या इस तरह की कोई रिपोर्ट्स हैं कि मुस्तकबिल करीब में इंडिया के साथ एक बार फिर चीज़ें एस्केलेट हो सकती हैं? देखिए, पाक फ़िज़ाई के सरबराह ने बिल्कुल ठीक कहा कि हमारा कोई डिज़ाइन ही नहीं है, हम रीजनल हेजमनी के लिए नहीं लड़ रहे, हम डोमिनेंस के लिए नहीं कर रहे, हम चाइना के मुकाबले में कोई स्टेबलाइजिंग फैक्टर नहीं है। ये बिल्कुल बात ठीक है। लेकिन मैं हैरान होता हूँ एज ए स्टूडेंट ऑफ स्ट्रैटेजी या एयर पावर में हैरान होता हूँ जब इतना सीनियर उनका इंडियन एयरफोर्स का या आर्मी का कोई जनरल या एयर मार्शल ऐसी बात करता है। तो हैरान मैं इसलिए होता हूँ कि देखिए, जब आप कोई भी मुल्क ऑफेंसिव लॉन्च करता है, हमारे पर हिंदुस्तान ने किया मई में, तो देखिए जब ऑफेंसिव लॉन्च करता है, मैं अक्सर बात करता हूं कि उसके बाद बहुत ज्यादा लीवरेज होता है। लीवरेज किस चीज का है? इनिशिएटिव उसके पास है, चॉइस ऑफ वेपन उसके पास है, चॉइस ऑफ प्लेस उसके पास है, टाइमिंग उसके पास है, इंटेंसिटी उसके पास है कि कितने बॉम्ब मारने हैं, 200 मारने हैं, 100 मारना है, 100 जहाज भेजना है, 5 जहाज भेजने हैं। सब कुछ इनिशिएटिव करने वाले के पास होता है। इस वक्त हिंदुस्तान के पास था मई में। जब आप ऑफेंस लॉन्च करते हैं तो वॉर प्लान्स और खास तौर पर वॉर ऑब्जेक्टिव आप खुद पहले ड्रॉ करते हैं, अपने ना डिक्लेयर करें, हमें ना बताएं आपके वॉर ऑब्जेक्टिव क्या है, लेकिन आप डिसाइड करके ऑफेंस करते हैं या हमला करते हैं। उन्होंने किया। आज उनसे कोई पूछे कि क्या आपके वॉर ऑब्जेक्टिव क्या थे मई में, क्या वो किसी एक वॉर ट्रॉफी का ऐलान कर सकते हैं कि हमने ये ट्रॉफी जीती थी, ये हमने चैंपियनशिप जीती थी? नहीं कर सकते। वो तो जहाज ही लैंड नहीं किए, उनके 8-7 जहाज नहीं लैंड किए। एक बात तो वॉर ऑब्जेक्टिव्स ड्रॉ करना जरूरी होता है। जंग लड़ना कोई बहादुरी नहीं होती। बहादुरी तब होती है कि आप कौम को दिखाएं वॉर ट्रॉफी कि ये हमने ऑफेंस लॉन्च किया था क्योंकि हम एडवांटेज पोजीशन पर थे। वो तो वहां तो उन्हें डिफेंस किया फिर था, काफी अजीमत का सामना करेंगे। करना पड़ा। हाँ। हमारे पास तो सरप्राइज, हमारे लिए तो सरप्राइज ही सरप्राइज था। पाक फ़िज़ाइया कैसे रेडी थी? चंद मिनटों के अंदर, 4-5 मिनट के अंदर 42 जहाज रात को 12:30 बजे हवा में चले गए। तो आप रेडीनेस देखें हम पाक फ़िज़ाइया की। हम डिफेंसिव पर थे। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अलर्टनेस हमारी मजबूरी है, लेकिन डिजाइन हमारा कोई नहीं है। उन्होंने जो वॉर ट्रॉफी पहले जीती थी, पहले उसका हिसाब लोगों को दें कि हमने पहले क्या किया था और किसने आपको रोका था। बाय द वे, रोकना भी आपकी मर्जी का था। आपने अपनी मर्जी से सीज फायर करना था। ये हमने तो नहीं कहा था हम सीज फायर कर दें, प्लीज मेहरबानी अब बंद कर दें। आप सीज फायर कर दिए। ऑफेंस करने वाला अगर उसके वॉर ऑब्जेक्टिव ही नहीं अचीव हुए तो सीज फायर क्यों करेगा? आप कहना कि जी पार्ट 2 करेंगे, तो भाई पार्ट 1 का तो हिसाब आप खुद दे लें या अपने लोगों को दे दें पहले। बिल्कुल, लेकिन सर अब पार्ट 2 की तो बातें कर रहे हैं और इस भारत जो इस वक्त मई की जंग के बाद एक शदीद अंदरूनी दबाव का भी शिकार है। वह सियासी, समाजी, अस्करी लिहाज से बड़ी कंफ्यूजन है। ऐसे में भारत की सारी तवज्जो तो प्रॉक्सी पर है, तो पाकिस्तान को फिर बराह रास्त भारत से निपटने के लिए क्या स्टेप्स लेने चाहिए?
चलिए, हमारे पास सिवाय रेडी रहने के, हाईएस्ट कॉम्बैट अलर्ट रहने के, हमारे पास चॉइस ही कोई नहीं है। अच्छा, क्योंकि हम तो तब एक चॉइस करेंगे, हमारे पास चॉइसेस क्या है, जब हमने ऑफेंस लॉन्च करना हो। फिर आप वॉर गोल सेट करते हैं, फिर फोर्स गोल तैयार करते हैं उस हिसाब से, फिर डिजाइन तैयार करते हैं, फिर वॉर गेन आप जेन में रख के ऑफेंस लॉन्च कर देते हैं। हमने ये करना है, हमने इस हिस्से को काट देना है, हमने कब्जा कर लेना है, हमने जहाज मार देना है, हमने बहरी समंदरों को लॉक कर देना है उनके। पहले आप अपने वॉर ऑब्जेक्टिव ड्रॉ करें। हमारा तो वॉर ऑब्जेक्टिव है ही कोई नहीं, हमने तो डिफेंस किया है पहले भी, अभी भी डिफेंस ही करेंगे। लेकिन उनको अपने डिजाइन सोचने चाहिए। हमारे पास सवाए कॉम्बैट रेडीनेस के हाईएस्ट लेवल की रखने के चॉइस कोई नहीं है। देखें, हिंदुस्तान ने जो हमला किया हमारे ऊपर, कौन सी दुनिया की एयरफोर्स है जो 42 जहाज 4-5 मिनट के अंदर हवा में एयरबोर्न करेगी? हार्डली कोई आप देखेंगे। हमारा ऑब्लिगेशन है ये। पिछले 40-50 सालों से जब मैं भी एयरफोर्स में था, हमारा ये नहीं था कि आप हमला करें, हम अगले दिन यूनाइटेड नेशन जाएंगे, हम ओआईसी का इजलास बुलाएंगे, हम प्रोटेस्ट करेंगे, सड़कों पर मुजाहरे करेंगे। हमने रात को चंद मिनटों में जवाब दिया और भरपूर तरीके से दिया। बिल्कुल सही। बहुत एयर कॉमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।